हरित प्रणाम। मैं श्याम सुंदर जानी, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज ग्लोबल हंगर डे है। ग्लोबल हंगर डे की जो शुरुआत है वो इस मकसद के साथ में हुई थी कि हम भूख के कारणों को पहचानें और विश्व स्तर पे जो गरीबी, कुपोषण और भूख है उसकी चुनौती का सामना करने के लिए मिलजुल कर प्रयास करें। आज विश्व भूख दिवस के अवसर पर हम एक ऐसे खतरे के ऊपर चर्चा करेंगे और उस खतरे के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। जो खतरा हमारे जो कृषि और अन्न संबंधी जितने भी क्षेत्र हैं, प्रयास हैं, उनके लिए एक बड़ा संकट बन करके हमारे सामने आ गया है। वो खतरा है टिड्डी का। जी हाँ, अभी आप आसपास देख रहे होंगे, खबरों में भी सुन रहे होंगे कि किस तरह से टिड्डी दल है वो पाकिस्तान की तरफ से आकर के और भारत के कई राज्यों में, अभी तक 5 राज्यों तक उनकी पहुंच हो चुकी है, वो आक्रमण कर रहे हैं। तो ये टिड्डी बेसिकली उत्पन्न कैसे होती है, ये इतना बड़ा खतरा क्यों हो गया है और इसका क्या समाधान है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जो किसान भाई बहन हैं उनके लिए तो इस चीज को समझना जरूरी है ही साथ जो नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए भी इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब किसान के खेत में अन्न होगा तभी बाकी जो लोग हैं उनकी थाली में भोजन आ पाएगा। अभी ये जो हम हालात देख रहे हैं ये बड़ी अनोखी घटना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऑर्गेनाइजेशन है FAO, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मॉनिटरिंग करता है टिड्डियों की जो भी गतिविधि है उन गतिविधियों की। FAO का आकलन ये है कि इस बार का ये जो टिड्डी का हमला है ये इस रूप में अनोखा है कि ये 93 के बाद में पहली बार इतने बड़े स्तर पे तो हुआ ही है, किंतु अगर समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो ये लिविंग मेमोरी यानी अब तक जितने जिंदा लोग दुनिया में है उनकी याददाश्त में आज तक इतना बड़ा कभी हमला नहीं हुआ, इस रूप में ये बदल सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इसको समझ करके और फिर अगले हम इसकी उत्पत्ति और इसके समाधान के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअल में जो हम टिड्डी देखते हैं, डेजर्ट लोकस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये ग्रास ऑफर्स यानी जो टिड्डे होते हैं उनकी दर्जन भर से अधिक जो नस्लें हैं उनमें से एक नस्ल है। पर इस नस्ल में कुछ खासियत होती है। इसकी खासियत ये होती है कि ये आमतौर पे अकेली स्थिति में रहती है जिसे सॉलिटरी स्टेज कहते हैं। उसमें ये इक्की दुक्की इधर उधर फुदकती रहती है, किंतु जब सूखे की स्थितियां होती है तो उसमें ये एक साथ आ जाती है और ऐसा कुछ ही घंटों में कर लेती है। जब ये एक साथ आती है तो एक सेरोटोनिन नाम का रसायन इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्रावित होता है। वो जो रसायन है वो रसायन इन सब में जोश भर देता है। वो 2 जगह प्रभाव डालता है इनके शरीर पे, एक तो इनके ब्रेन के ऊपर और दूसरा पेट पे। इससे क्या होता है कि ब्रेन में जोश या खुशी आ जाती है, उमंग जिसे हम कह सकते हैं, और जो पेट है उसके अंदर वो खदबदी मचा देता है यानी भूखा कर देता है इसको, और फिर ये एक साथ आ करके उस उमंग जोश में एकदम से उड़ पड़ती है। जब ये उड़ती है तो उस सेरोटोनिन के प्रभाव में और एक दूसरे के संपर्क के कारण इनमें परिवर्तन होता है तेजी से। वो परिवर्तन ये होता है कि इनकी टांगों का आकार छोटा हो जाता है और साथ ही साथ टांगों की जो घनत्व है वो भी कम हो जाता है। इस कारण टांगों का भार कम हो जाता है और ब्रेन जो है उसका साइज बड़ा हो जाता है। ब्रेन का साइज बड़ा होने के कारण ये जटिल निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। और अडल्ट्री इनकी जो स्टेज होती है यानी परिपक्व अवस्था में जब ये होती है, 2.5 से 5 महीने का इनके बीच का जो जीवन है वो अडल्ट्री स्टेज होता है। उसमें जब ये एक साथ जब सॉलिटरी स्टेज से ग्रिगेरियस स्टेज यानी झुंड में रहने वाले प्राणी के रूप में जब ये तब्दील होती है तो उसमें तब्दील होकर के जैसे ये उड़ान भरती है तो जो मैच्योर टिड्डे होते हैं वो तेजी से अपने रंग को बदल करके और चमकीला पीला रंग कर लेते हैं। वो चमकीला पीला रंग दूसरे जो भी रेंगने वाले जीव मरुस्थल में होते हैं या पक्षी होते हैं उनके लिए एक चेतावनी होती है। यानी ये चमकीला पीला रंग है वो पक्षी और दूसरे रेंगने वाले जीवों को जहरीले तत्वों का आभास कराता है। तो दूसरे पक्षी और उन रेप्टाइल्स को ये लगता है कि ये कोई जहरीला जीव है तो वो इसको खाते नहीं है, डरते हैं इसको खाने से। तो इस कारण ये इसका सुरक्षा कवच भी बनता है। इनकी खासियत ये है कि ये एक साथ उड़ते हैं,
एक साथ खाते हैं और एक साथ ब्रीड करते हैं, यानी अंडे देते हैं। ये आम जो दूसरा टिड्डा है उसमें, इस टिड्डे में जो खासियत है वो ये है कि एक तो ये हाईली माइग्रेटरी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह एक दिन में 150 किलोमीटर तक का ये सफर तय कर लेते हैं। दूसरी जो इनकी खासियत है वो ये है कि ये इनका जो बायोलॉजिकल मेकअप होता है, यानी इनकी जैविक बुनावट है, वो इस तरह की होती है कि ये जहां भी इनको थोड़ी हरियाली या थोड़ी नमी जहां भी होती है उसको इनके रडार इस तरह से काम करते हैं ब्रेन के कि ये उसको तुरंत इनको आभास हो जाता है और इस कारण ये जा करके और उस जगह के ऊपर हमला कर देती है। अभी के जो हालात है, अभी ये मैप आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कि ये जो जितने आपको दिख रहे हैं ये कहाँ के हैं, इन पे भी अपन चर्चा करेंगे। ये सारे लाल निशान है वो खतरे वाली जगह है जहां इनके करोड़ों की संख्या में इनके जो झुंड जिन्हें स्वॉर्म बोलते हैं वो जगह जगह बैठे हैं या मंडरा रहे हैं। ये इन टिड्डियों ने इतना आतंक मचाया है कि सोमालिया में 3 महीने पहले, सोमालिया है ये सोमालिया है, पूर्वी अफ्रीका का देश है, यहाँ पे 3 महीने पहले आपातकाल लगाना पड़ा और 3 महीने पहले करीब 1 करोड़ लोग है वो भुखमरी की कगार पे आ गए। इसी तरह से अब इन 3 महीनों में इन्होंने और ज्यादा बर्बादी की है, यहां से लेकर के और हिंदुस्तान तक। आज की तारीख में करीब करीब 60 देश, कुल भूमि का 20% हिस्सा और कुल जनसंख्या का 10% हिस्सा जो है वो इनके आतंक से प्रभावित है। तो ये कैसे पैदा होती है और इसका समाधान क्या है, इन दोनों पे चर्चा करेंगे। अगले 5 से 7 मिनट में अपनी बात है वो पूरी हो जाएगी। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं मैप का, ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरब। सऊदी अरब के इस तरफ ये रेड सी है, लाल सागर, और इधर ये अदन की खाड़ी है। एक घटना हुई आज से 2 साल पहले। अभी जैसा मैंने ये कहा कि पिछले 20 साल में सबसे बड़ा हमला है और अगर समय रहते उपाय नहीं किए गए तो ये अब तक की लिविंग मेमोरी यानी पिछले 100 साल का सबसे बड़ा हमला होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो एरिया है, इस एरिया में 2018 में एक परिवर्तन आया सऊदी अरेबिया में। वो परिवर्तन ये आया कि यहाँ पे 2 तूफान आए, साइक्लोन, चक्रवात जिसको अपन कहते हैं। एक चक्रवात था मैकुनू जो मई 2018 में आया और दूसरा था लुबना जो आया अक्टूबर 2018 में। इन 2 चक्रवात की वजह से क्या हुआ कि यहाँ भीषण बारिश हुई और उस बारिश की वजह से यहाँ पे घास उग गया और नमी हो गई, क्योंकि बारिश से नमी होती है और घास भी उगता है। ये दोनों स्थितियां हैं, ये टिड्डियों के लिए एक आदर्श स्थिति होगी। इनको भोजन भी मिल गया और थोड़ी नमी होती है वहां, ये ब्रीड भी कर देती है, यानी अंडे दे देती है। तो अंडे देने और खाने, इनका 2 ही काम है, खाना और प्रजनन। दोनों के लिए इनके घर में अनुकूल स्थितियां होगी। मूलतः ये इसी एरिया का कीट है जो सऊदी अरेबिया का ये 2 अरब प्राय द्वीप है, इसी का ये कीट है जो रेगिस्तानी टिड्डी है। तो ये यहाँ इस एरिया में जब साइक्लोन आए और ये इसकी संख्या बढ़ने लग गई, उसके बाद में थोड़े से एक दिनों के बाद में जैसे इसकी संख्या बढ़ी, क्योंकि आप ये देखिए कि इसका जो फैलने का तंत्र है वो ऐसा है कि 3 ब्रीडिंग सीजन होते हैं इसके। पहले ब्रीडिंग सीजन में ये 20 गुना बढ़ती है, 3 महीने बाद दूसरे ब्रीडिंग सीजन में ये 400 गुना बढ़ती है और तीसरे ब्रीडिंग सीजन में 16,000 गुना बढ़ जाती है। अगर इसको हम आंकड़ों में देखें तो ये संख्या करोड़ों में जाती है। तो इतना इसका जो ब्रीडिंग सीजन है, इसके साथ में एक और खास चीज है कि हाईली अडेप्टिव है, यानी जैसा इलाका और जैसा मौसम वैसी ये हो जाती है, जैसा देश वैसा भेष, वो वाली स्थिति है इसकी। तो ये इसको वहां पे एक साथ आ गई है, क्योंकि जैसे ही बारिश हुई खाने को मिल गया और खाने को मिलने के साथ साथ में अंडे भी दे दिए। किंतु वो जैसे ही खाना खत्म हुआ तो खाना खत्म होते ये एक साथ ग्रेगेरियस स्टेज में आ चुके थे झुंड में, तो फिर इन्होंने यहां से उड़ान भरी। तो साइक्लोन ने पहला काम तो ये किया कि नमी और वनस्पति उत्पन्न कर दी। दूसरा काम साइक्लोन ने ये किया कि उसने हवाओं का जो पैटर्न है, उनकी दिशा, उनका तरीका, उसको एक बार अस्थायी रूप से, जो भी चक्रवात होता है वो बदल देता है। तो उसने जैसे पैटर्न को बदला, तो पैटर्न को बदलते ही जो नॉर्थ विंड हवाएं थी टूवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की तरफ, उनके साथ तो ये ईरान में आ गए यहां से निकल करके, और जो टूवर्ड साउथ थी उससे ये यमन में आ गए, और यमन के बाद में ये रेड सी क्रॉस करके और इधर सोमालिया में इस जगह आ गए।
अब दुर्भाग्य ये रहा कि सोमालिया में भी 19 में चक्रवात आ गया, उस चक्रवात ने वहां भी बारिश भी कर दी और बारिश के साथ साथ में वनस्पति भी ज्यादा हो गई, तो वहां भी इनको भोजन मिल गया। यहां जब ये यहां से जब छितर रहे थे तो ये इसके किनारे के एरिया में आ गए, ये रेड सी है, लाल सागर, इस लाल सागर के इधर आ गए और इस तरफ आ गए। यहां दोनों तरफ भीषण बारिश हुई थी 2018-19 में, तो उस बारिश की वजह से वो बारिश जो है अनप्रेसिडेंटेड यानी अप्रत्याशित थी। इस तरह की बारिश पहले पिछले कई सालों में नहीं हुई थी। जहां तक इस साइक्लोन की बात है, इस साइक्लोन में भी ये है कि पिछले 2 साल में साइक्लोन की जो गति है चक्रवात की सऊदी अरेबिया में, वो ऐसी हो गई है कि पहले 5 या अधिक सालों में एक चक्रवात आता था। 2018 में 2 चक्रवात आए, 2019 में भी चक्रवात आए हैं, अब 2 से 3 हो गई है हर साल, यानी 5 साल से अधिक टाइम में एक चक्रवात आ रहा था और अब क्या हुआ, एक साल में 2 से 3 चक्रवात आए हैं। तो हमने भी यहाँ पे देखा ना अपने भी कि पिछले 2 राजस्थान के मरुस्थल में ज्यादा बारिश हो रही है और हम लोग खुश हो रहे थे कि हमारे यहाँ ज्यादा बारिश हो रही है। तब भी मुझे कई लोगों ने कहा, तो मैंने कहा ये खुशी की बात नहीं, चिंता की बात है, क्योंकि रेगिस्तान का अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगर उस पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आता है तो वो बदलाव कई अनचाहे परिणाम भी प्रस्तुत करता है हमारे आगे, क्योंकि ये सैकड़ों हजारों सालों में बना हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है। तो अगर जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है तो उसके भी अपने खतरे हैं। अब ये बारिश क्यों हो रही है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन की वजह से। इसके कारण सारा सिस्टम है वो गडमड हो गया। वैज्ञानिक 20-25 साल से कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ना तो कोई सरकारें मान रही है और अपने को लगता है कि आगे होगा, पता नहीं कब होगा। हम तो उस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं जो बिल्कुल हमारे सामने है। कोई ये कह दे 20 साल बाद होना है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, पर 20 साल निकलते ज्यादा समय नहीं लगता। अब पूरी दुनिया है वो क्लाइमेट चेंज के परिवर्तनों को भुगत रही है। कोरोना वायरस जिसके संकट से हम सब लोग आज जूझ रहे हैं, वो भी जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले इस तरह की बीमारियां 100 साल में एक बार आती थी, अब 10 साल में चौथी 5वीं है ये। पहले सार्स आ गया, इबोला आ गया, मर्स आ गया, अब ये कोरोना आ गया। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा और इसके ऊपर प्रयास भी करने पड़ेंगे और सरकारों को भी इसके लिए जगाना होगा। जो अभी के नॉनसेंस इश्यूज को जो इशू बना करके और पॉलिटिकल पार्टियां हमारे आगे परोसती है और हम उसमें उलझ जाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान में उलझ जाते हैं, कभी भारत पाकिस्तान में उलझ जाते हैं, कभी झंडे में पाखंडी राष्ट्रवाद में उलझ जाते हैं। इन चीजों से हमें हटना होगा, मूल मुद्दों पर आना होगा, क्योंकि मूल मुद्दों पर आएंगे तभी हमारा जीवन ठीक होगा। तो बहरहाल हम बात करते हैं इसी की और इसमें दोबारा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सऊदी अरेबिया में यहाँ पे जो बारिश हुई मई में और अक्टूबर 2018 में, तो इनकी संख्या अच्छी खासी हो गई और जब यहाँ खाना खत्म हो गया तो ये इधर भाग करके आ गए सोमालिया की तरफ और एक रूट से ये इधर आ गए ईरान की तरफ। ईरान में आए तो ईरान के अंदर भी इन्होंने उस समय तबाही मचाई और क्या हुआ कि वहां से निकल करके और ये पाकिस्तान में आ गए थे। ये अफगानिस्तान है, ये इधर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में आ गए थे। तो पाकिस्तान में पिछले साल अप्रैल में 40%, 2019 की बात कर रहा हूं मैं, 40% जो फसल है वो टिड्डे खा गए थे इस एरिया में। सिंध वाला ये जो एरिया है यहाँ 40% और बहुत विकट स्थिति पाकिस्तान की हो गई थी। जब इन्होंने ईरान में चट कर लिया और पाकिस्तान में चट कर लिया, अब चट करने की इनकी स्थिति ये है कि मैच्योर जो टिड्डा होता है वो करीब करीब इतना बड़ा होता है, 3 इंच का, और 2 ग्राम से उसका थोड़ा सा ऊपर वजन होता है, और ये एक दिन में अपने वजन के बराबर में वनस्पति खाता है और करोड़ों अरबों की संख्या में होते हैं। तो सोचिए कि एक दिन में कितना बड़ा, कहते हैं कि 1 किलोमीटर लंबा झुंड है, वो 35,000 आदमी जितना खाना खाते हैं उतना खा जाता है एक दिन में। तो हम सोच सकते हैं कि ये कितना विनाश करते हैं। तो जब पाकिस्तान में अप्रैल 19 के अंदर इन्होंने खा पी करके सारा सामान वहां खत्म कर दिया, तब ये वहां से होते हैं हिंदुस्तान में एंटर। अब पिछले साल क्या था कि हिंदुस्तान में भी एक अलग घटना घटी। हिंदुस्तान में अलग घटना ये घटी कि हमारे यहाँ, अगर हम पश्चिमी राजस्थान की ही बात करें तो हमारे यहाँ पिछले साल 6 सप्ताह पहले यानी 1.5 महीना पहले मॉनसून आ गया था। आमतौर पे 1 जुलाई के आसपास हमारे यहाँ पे बारिश होती है और पिछले साल जो बारिश थी वो 15 मई के आसपास बारिश होना शुरू हो गई थी। हम सब लोग बड़ा खुश हुए कि बहुत गर्मी से निजात मिलेगी और अर्ली मॉनसून आ गया है। तो जो अर्ली मॉनसून के कारण बारिश हुई, उन बारिश के कारण वनस्पति उग गई। बारिश होते ही वनस्पति तो 5-7 दिन में धरती हरी हो जाती है। जैसे ही वनस्पति उगी, इनको सूचना मिल गई, इनको सूचना मिलते ही तुरंत इन्होंने अटैक किया। तो ये आमतौर पे क्या है कि जुलाई में आते हैं। हर साल भारत में औसतन जो नॉर्मल ईयर होता है, सामान्य साल, उसमें टिड्डों के 10 हमले होते हैं।
जो इनके झुंड है उनके, और ये हर साल होते हैं, देखे जाते हैं। और इस पे कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला इसलिए नहीं होता क्योंकि ये सामान्य घटना मानी जाती है। ये आते हैं जुलाई में, तो उस समय खूब रैली होती है खा पी करके, और ये अक्टूबर तक वापस पाकिस्तान और ईरान चले जाते हैं। ये तब होता है कि जब सामान्य स्थितियों में यहाँ सऊदी अरेबिया में ये विकसित होते हैं, और इधर कुछ अफ्रीका में चले गए, कुछ इधर आ गए, और एक इस तरह की इनके कंट्रोल्ड नंबर रहता है। पर उस साइक्लोन ने इनके नंबर को एकदम बढ़ा दिया, और बढ़ाने की वजह से तो जब ये हमारे यहाँ मई में पिछले साल आए, उसके बाद में एक चीज और हुई हमारे यहाँ पे मॉनसून के साथ में, वो ये हुई कि हमारे यहाँ मॉनसून पिछले साल नवंबर लास्ट तक रहा था। आमतौर पे अक्टूबर की शुरुआत में मॉनसून खत्म हो जाता है, मॉनसून लंबा खिंचा, तो ये 1.5 महीना पहले आ गए और करीब करीब 2 महीना बाद तक रहे, यानी दिसंबर में ये वापस लौटे। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हिंदुस्तान में एक ही ब्रीडिंग सीजन होता है इनका, जब जुलाई में आते हैं। पिछले साल 19 में क्या हुआ कि 3 ब्रीडिंग सीजन मिल गए इनको, यानी आए थे उससे 16,000 गुना बढ़ गए जब गए थे तब। इस गणित को यूं समझिए आप, हर 3 महीने में पहले इन्होंने ब्रीड किया जून में, मई में ये हमारे यहाँ आ गए थे। दूसरा इन्होंने ब्रीड जो है वो किया सितंबर में, और तीसरा किया इन्होंने दिसंबर में। अब ये जो 3 अब ये जो 3 ब्रीडिंग इनकी हुई, झुंड में अंडा देती है ये, 3 ब्रीडिंग होने की वजह से इनकी जो संख्या है वो बढ़ करके और 16,000 गुना होगी आई थी उसके मुकाबले। अब क्या हुआ, ये दिसंबर के अंदर यहां से लौट करके और ये वापस ईरान आ जाती है दिसंबर 19 में। ईरान के अंदर जनवरी 19 के अंदर एक घटना होती है। वो घटना कहाँ होती है? वो घटना होती है, ये पाकिस्तान का इलाका है, ये ईरान का इलाका है। तो ये जो ईरान का इलाका है, दक्षिणी पूर्वी इलाका, ये वाला जिसमें नीले चिन्ह है, और ये इसका दक्षिणी पश्चिमी इलाका पाकिस्तान का, इस इलाके के अंदर जनवरी के अंदर बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी। जनवरी 2020 में वो जो बारिश हुई थी, वो बारिश इतनी ज्यादा थी कि जनवरी के पहले सप्ताह में इस इलाके में, ईरान में इतनी बारिश होगी जितनी पूरे साल में यहां होती है। इस बारिश की वजह से इनको वापस खाना मिल गया, क्योंकि नमी भी हो गई और घास भी हो गई। जब वापस इनको खाना मिला तो खाना मिलने से तेजी से इनकी संख्या फिर बढ़ी। वो जो संख्या बढ़ी उसके बाद में खा पी करके यहां से जनवरी के बाद में फिर ये पाकिस्तान में आ जाते हैं। और भारत में भी अभी अभी रिसेंटली एक और चीज घटित हुई है, बारीक परिवर्तन के ऊपर हमारी नजर नहीं जाती। हमारे यहाँ अगर हम मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें तो 1 मार्च से लेकर के और 11 मई के बीच में हमारे यहाँ पे पश्चिमी और उत्तरी भारत में ये जो इलाका है, इसके अंदर जो इस समय में जो बारिश होती है उससे 25% ज्यादा बारिश हुई है। इस समय जो बारिश होती है 1 मार्च से 11 मई के बीच में हर साल होती है एवरेज रेनफॉल, उसके मुकाबले 25% ज्यादा हुआ है। तो इसने यहाँ नमी भी पैदा कर दी और घास भी पैदा कर दिया। तो ये करते ये वापस इन्होंने हिंदुस्तान में अटैक कर दिया। अब अगर इनकी हम सिचुएशन की बात करें तो अभी आप देखिए कि ये जो मैप आपको दिख रहा है, इस मैप के अंदर ये जो हरा रंग है, हरे रंग का मतलब है कि यहाँ पे जो है वो अभी फसल को कोई खतरा नहीं है। तो इस पूरे इलाके में देखें तो इधर तो मिस्र वगैरह में हरा रंग है, इधर अफगानिस्तान में है। बाकी ये जो पीला कलर है, पीले कलर का मतलब है कि ठीक ठाक सांगोपांग खतरा है फसलों को। और ये जो लाल डॉट है, लाल डॉट का मतलब है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क पे है। तो हमारा ये जो पूरा एरिया आप देखो हाई रिस्क पे है, तो यहाँ टिड्डों की संख्या है ये अरबों में है। तो यहाँ ये सबसे ज्यादा हाई रिस्क में एक ये है, और इधर पूर्वी अफ्रीका है। पूर्वी अफ्रीका तो बर्बाद ही कर दिया इन्होंने, और दूसरी तरफ ये इलाका है, यहाँ बाकी इन्होंने खा पी लिया। अब यहाँ संकट है जो ताजा स्थिति है उसके अनुसार। और इसमें आप ये देखिए, ये 2018-19 की जो सिचुएशन अपन बात कर रहे थे कि किस तरह से ये यहाँ अरब सागर का जो लाल सागर का जो किनारा है पूर्वी, उसके ऊपर इधर ये ओमान की खाड़ी, और किस तरह से ये इंडिया में आई और फिर वापस रूट से ये वापस विंटर में आ जाती है। अब अगर हम भारत की वर्तमान स्थिति की बात करें तो आप ये देखिए कि ये इलाका है हिंदुस्तान का। इस इलाके में ये जहां जहां लाल है, इसका मतलब यहां ये लाखों करोड़ों की संख्या में इनके है। जहां ये आपको लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो आप देखिए कि पश्चिमी राजस्थान के बाद में निकल करके और इधर ये इंदौर और यहां मध्य प्रदेश में आ गई है। इसके अलावा आप ये देखिए कि इधर ये ऊपर पंजाब में भी जा रही है, इधर गुजरात में चली गई है, और यूपी में भी ये जा रही है। और ये जो
आगे मई जून का जो फोरकास्ट है वो फोरकास्ट ये कह रहा है कि यहां से आगे इतना, यहां तक रांची तक जा सकती है। तो 5 राज्यों में तो ये चली गई है और भी ये आगे जा सकती है। तो अभी हमने समझा कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे ये ग्रो करती है। इसका जो अंडा है वो भी 10 से 65 दिन में कभी भी उससे बच्चा निकल सकता है। तो देखिए अडेप्टेबिलिटी कितनी है, मौसम अनुकूल व जल्दी है अंडे में से बच्चा निकल जाएगा, वरना वो पड़ा रहेगा अंडा। और जब बच्चा निकलता है तो उसके बाद में वो 25-30 दिन में वो होपर स्टेज में आ जाता है, यानी कि वो जिसको अपन फाका बोलते हैं अपने स्थानीय भाषा में, वो कूदने लगता है। और उसके बाद में वो 65-70 दिन का होता है, ब्रीडिंग भी चालू कर देता है, अडल्ट हो जाता है, उड़ना चालू कर देता है। और उसके बाद में अगले 2-2.5 महीने तक वो खूब तबाही मचाता है। इस दौरान वो दोबारा फिर आगे ब्रीडिंग खाता जाता है और बच्चे पैदा करता जाता है। तो आप सोच के देखिए ये कितना बड़ा संकट है। अब इस संकट का समाधान क्या हो, इस संकट के समाधान के ऊपर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक टिड्डी निगरानी केंद्र बना हुआ है केंद्र सरकार का, जो राज्यों के साथ में कोऑर्डिनेट करता है और समन्वय करके उसके बाद में इनको कंट्रोल करता है। पर पिछले कई सालों से जो हमारा टिड्डी निगरानी केंद्र है वो संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। और उसके जो संसाधनों की कमी और ढीलेपन का हालात ये है कि पिछले साल 2019 में हमारे यहाँ पश्चिमी राजस्थान में टिड्डियों ने अटैक किया। टिड्डियां आ गई थी हमारे यहाँ पे मई में, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी रिपोर्ट्स है उनके अनुसार। किंतु हमारे यहाँ पे जो विभाग है महकमा, वो नवंबर में जा करके और वो सक्रिय अवार किसानों को बताने लग गया ऐसे करो ऐसे मत करो ये खतरा है, जबकि दिसंबर में तो वो यहाँ से चली गई थी। तो इतना ढीलापन और लेट लतीफी है। अब इसको हम कंट्रोल करें तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए पहली तो जो चीज है वो ये है कि हमारा जो केंद्रीय टिड्डी निगरानी संगठन है उस संगठन को खूब संसाधन देने चाहिए और संबंधित राज्यों को संसाधन और उनके साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे मैंने ये देखा कि पिछले साल जब टिड्डी आ गई तो किसानों को, कृषि विभाग वालों के पास कोई 2-4 जीप थी, बाकी किसानों को कह रहे थे कि आप जो स्प्रे करते हो ट्रैक्टर के पीछे ड्रम लगा करके खेत में, वो आप ड्रम ले आओ, हमसे दवा ले लो, छिड़काव कर दो। जबकि जो फाओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन जो कि इसको पूरे को वर्ल्ड लेवल पे मॉनिटर करता है, वो ये कहता है कि उसने एक एसओपी बना रखा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी टिड्डियों की जो हमला है या उनके जो बेकाबू होने की स्थिति है उसको नियंत्रित करने का एक मानक तरीका, वो मानक तरीका है। उस मानक तरीके में वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं यूएलवी। यूएलवी का मतलब है अल्ट्रा लो वॉल्यूम, यानी जो स्प्रे की जाती है वो अल्ट्रा लो वॉल्यूम पे होती है, यानी इतनी अल्ट्रा लो वॉल्यूम उसकी होती है कि 1 हेक्टेयर जिसमें करीब 4 बीघे जमीन होती है, 1 हेक्टेयर में आधा लीटर से 1 लीटर आपको पेस्टिसाइड डालना है, और वो भी बिना पानी में मिक्स किए। वो ऑयल बेस्ड होता है। वो ये कहते हैं कि पानी में आपने मिक्स्ड कर दिया तो ये तो उड़ जाएगा, ऑयल बेस्ड होता है वो उड़ेगा नहीं। फिर हवा की गति कितनी होनी चाहिए? दिन में 11 बजे से 4 बजे के बीच में आपको करना नहीं है, ज्यादा तापमान होगा तो उसमें वो नीचे आने की बजाय ऊपर उड़ जाएगा जो पेस्टिसाइड है वो। तो उसमें इसके तरीके हैं, जबकि हमारे यहाँ हमने तो पिछले साल और अब भी यहाँ जिस इलाके में टिड्डी आई हुई ना, तो उस तरह के हमने स्प्रे की गन मशीनें देखी, उसमें अलग अलग हाथ वाली मशीनें हैं, छोटे जो 4x4 व्हीकल है उनके ऊपर लगने वाली मशीनें होती हैं। फिर उसके बाद में हवाई जहाज से स्प्रे होती है कि जहां पे कोई हिली एरिया है, चट्टानी इलाका या ऐसी नरम भूमि का इलाका कि बिल्कुल एकदम बंजर जमीन पड़ी है और वहां टिड्डी बैठी है, तो एक ही साथ क्विकली उनको खत्म कर दिया जाए। पर इस तरह के ना तो संसाधन है, हमें तो किसानों को क्लोरो दे दी जाती है कि क्लोरो ले जाओ, इसको पानी के अंदर डाल करके और आप छिड़काव कर दो। अब वो क्लोरो भी कितने हिंदुस्तान में नकली पेस्टिसाइड्स है, वो किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है, उनकी भरमार है। तो सबसे पहले तो हमारा जो संगठन है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार, हर राज्यों में भी उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ में भी वो कोऑर्डिनेट करते हैं, इनमें वेल कोऑर्डिनेशन हो, इनको अच्छे संसाधन दिए जाएं। और उसके बाद में कुछ तरीके हैं, जैसे जहां जहां पे रेगिस्तानी इलाकों में नमी है, वनस्पति है, वहां विशेष निगरानी की जाए, छिड़काव किया जाए। जब भी बारिश हो, ज्यादा बारिश रेगिस्तान में हो, तो जहां जहां बारिश के बाद में हरियाली उगी है वहां वहां पे निगरानी की जाए। किसानों को ये बताया जाए कि आपके आसपास जहां भी हरियाली है, जहां भी आपको ये टिड्डी छोटी छोटी उड़ती नजर आए, आप बताएं और उसके ऊपर तुरंत स्प्रे कर दी जाए। तो एक ये तरीका है जिस तरीके से इसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा इसका जो तरीका है वो तरीका ये है कि जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन के कारण ये गड़बड़ हुई है,
और साइक्लोन है यानी चक्रवात, उनको तो अब हम मुट्ठी में तो बंद कर नहीं सकते हैं। तो ये चक्रवात निरंतर जारी रहेंगे और जैसे जैसे चक्रवात जारी रहेंगे वैसे वैसे ये जो संकट है ये बढ़ता जाएगा। तो इसमें हमें ये जो ट्रेडिशनल तरीका, इसके अलावा नए तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। नए तरीके क्या हो सकते हैं? एक नया तरीका ये हो सकता है कि टिड्डी है ये बिल्कुल ताजा वनस्पति खाती है, तो इसका आहार है वो बहुत अच्छा है। और अब तक के रिसर्च में ये भी आ गया कि किसी भी तरह की बीमारियों की वाहक नहीं है ये, अब तक ऐसा कोई नोटिस नहीं हुआ है कि ये बीमारियों की वाहक हो, एकदम शाकाहारी जीव है। तो और बहुत पौष्टिक होती है क्योंकि ये बिल्कुल एकदम ताजा वनस्पति खाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग जो मांसाहारी है, उनके लिए इसको भोजन के रूप में कैसे उपलब्ध कराया जाए, इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। क्योंकि हिंदुस्तान की बात करें तो एक बड़ा तबका ऐसा है जो कुपोषित है, तो वो उनको पोषण मिल जाएगा उनमें से जो भी मांसाहारी है। आज बायोटेक्नोलॉजी का जमाना है, उसमें हम जो है फूड साइंस में इस तरह के हम काम कर सकते हैं कि इसका जो टेस्ट है और चीजें हैं उनको इस तरह से एडिबल फॉर्म में यानी खाने योग्य इसको बनाया जा सकता है। इसको तल करके या इसको रोस्ट करके, सीधा सेक करके इसको खाने योग्य बनाया जा सकता है। अब चैलेंज ये है कि इसको पकड़ें कैसे। तो एक तो ये दिन में ही तो उड़ती है और दिन में ही खाती है, तो रात में जहाँ रेस्ट करती है वहां अगर ग्राउंड में ये है तो इसको कोई नेट वगैरह लगा करके हम इसको पकड़ सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि बड़े बड़े ऐसे वैक्यूम, हम जिस तरह से घर में वैक्यूम क्लीनर होते हैं इस तरह के ऐसे वैक्यूमिंग इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं कि उन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जहां भी ये नीचे बैठी है या उसके ऊपर है, पेड़ों के ऊपर है, तो वो वैक्यूम के थ्रू इनको खींचा जा सकता है और इनको बड़े बड़े जो जालीदार बड़े बड़े नेट है उनके अंदर बांध करके और फिर उसके बाद में आगे इसको फूड प्रोसेस के रूप में यूज किया जा सकता है, प्रोसेसिंग की जा सकती है इसकी। तीसरा इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आज हमने इतने बड़े बड़े हमारे पास में इक्विपमेंट है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, परमाणु हथियार, हम इस तरह के जो है वो ड्रोन है वो विकसित कर सकते हैं कि उन ड्रोन के थ्रू जब ये उड़ रही है उसी दौरान वो वैक्यूमिंग मशीन्स उनमें लगी हुई हो और वो उसमें आती रहे और वो बंद बंद करके और उसके पैकेट्स है वो नीचे गिरते रहें और फिर उनको उठा लिया जाए। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम एक बड़ा अमाउंट इनका इकट्ठा करके इसे भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं। ये अगर बार बार, क्योंकि जलवायु परिवर्तन है, इससे बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इससे अगर ये बार बार होती है तो पेस्टिसाइड है वो इसका हेल्दी विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो पेस्टिसाइड के आदमियों के स्वास्थ्य के ऊपर नुकसान है, दूसरी बात हमारे यहाँ वैसे ही हमने खेतों में पेस्टिसाइड्स डाल डाल करके मित्र कीट है वो लगभग खत्म कर दिए। और अगर इस तरह से व्यापक स्तर पे पेस्टिसाइड का प्रयोग होगा तो इसके दूसरे पारिस्थितिकीय, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान होंगे, तो वो एक विकल्प नहीं है। अगर ये लगातार अकरेंस होती है इसकी, तो इसके लिए हमें, मैं जो बात कह रहा हूं हो सकता है कुछ लोगों को इनको सुन के हंसी आए, पर हर जो संकट होता है वो संकट हमें नए रास्ते ढूंढने के लिए भी प्रेरित करता है। तो हमें नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। अगर ये हमारी फसलों को खा रही है तो एक आबादी जो कि मांसाहार करती है, बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि सी फूड खाते हैं, तो सी फूड में केकड़े वगैरह हैं, वो जिस तरह से खाते हैं वैसे टिड्डी भी खाई जा सकती है। अफ्रीका के कई देशों में तो इसको खाया जाता है, तो हम इसको खा सकते हैं जो लोग मांसाहार का प्रयोग करते हैं वो लोग, और इसके लिए इसको एडिबल और उस हिसाब से इसको टेस्टी बनाया जा सकता है। तो इसके ऊपर भी हमें सोचने की जरूरत है। और दूसरा, हमारी सरकार को ये चाहिए कि इसका अविलंब समाधान करे। अब सरकार इसके प्रति जो है वो उतनी त्वरित है नहीं। पिछले साल जब अटैक हुआ उसके बाद में सरकार की क्या तैयारी थी, पिछले साल की जो रिपोर्ट सारी वो ये कह रही है कि 200 अटैक हुए थे टिड्डियों के, औसतन 10 होते हैं, 200 हुए, यानी 20 गुना बढ़ गए। किंतु उन्होंने कुल कितनी फसल का नुकसान किया 2019-20 में, इसके आंकड़े जो हैं वो पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं है कि इतनी फसल है वो टिड्डियों ने खत्म की। तो ये जो स्थितियां हैं ये सुधरेंगी कब, जब हमारा जो किसान वर्ग है वो किसान वर्ग अपने हितों के प्रति जागरूक होगा, डिमांड करेगा, तब जाकर के मामला बनेगा। अगर हम डिमांड नहीं करेंगे, हम सारा दिन सोशल मीडिया पे रहते हैं, हम इस तरह की डिमांड का एक कैंपेन चलाएं, ये जो मैंने इतनी बातें शेयर की है ये बात भी आप सब लोगों के साथ में शेयर करें, तो इससे क्या होगा कि और लोगों को पता लगेगा कि ये संकट कितना बड़ा है और ये हमारा इश्यू है। अगर हम नहीं जागे, सरकार किसी भी पार्टी की हो, वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या तीसरे दल की हो, वो उन्हीं लोगों के हितों के बारे में सोचती है जो लोग अपनी आवाज उठाना जानते हैं।
और किसान इस मामले में सबसे बड़ा तबका होने के बावजूद सबसे पीछे है, सबसे कमजोर है, क्योंकि नॉन इशू जो हैं उनके ऊपर हम लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम पुरजोर मांग करें कि इसकी पुरजोर व्यवस्था हो, और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन है, इसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि हम इसको समझें। इसको समझने के लिए मैं खुद, मेरा ये जो फेसबुक पेज है पर्यावरण पाठशाला और इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है पर्यावरण पाठशाला, इन दोनों के ऊपर मैं जल्दी ही जलवायु परिवर्तन के ऊपर छोटे छोटे वीडियो लेक्चर अपलोड करना शुरू करूंगा, ताकि जलवायु विज्ञान जो पूरी है उसको हम समझ सकें। उसको जब हम समझ पाएंगे तभी हम हमारे हिस्से के प्रयास कर पाएंगे। एक प्रयास जो पिछले 15-17 सालों से मैं और मेरे विद्यार्थी, हमारे जो भी रूख मित्र है उनके साथ मिलकर कर रहे हैं, वो प्रयास पारिवारिक वानिकी के तहत हम ये कोशिश करते हैं कि हम जहां भी रहते हैं, हमारा घर और उसके आसपास, हम हमारे हिस्से की हरियाली पैदा करें, फलदार पेड़ अधिकाधिक लगाएं ताकि हमें पोषण भी मिले, दूसरे जो जो पक्षी या कीट पतंगे उनको भी कुछ बेचारों को खाने को मिले। तो ये प्रयास है, ये बहुत आसान प्रयास है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो इस प्रयास का आप हिस्सा बन सकते हैं। अभी आगे मॉनसून सीजन आएगा, उसमें आप कोशिश करें कि आप अपने घर और उसके चारों तरफ 5-7 फलदार पौधे जरूर लगाएं। वो आपके परिवार की डाइट का हिस्सा बनेंगे, आपको अच्छा फल खाने को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन की जो चुनौती है उस चुनौती का सामना करने के लिए भी ये एक कारगर तरीका होगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो प्रयास किया है इस पूरे संकट को समझने और समझाने का, उसका निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि ये बात पहुंचे और हमारे जो किसानों के हित है उनके लिए हमें बिना किसी राजनीतिक दल के साथ लामबद्ध हुए अपने हितों के प्रति जागरूक रहते हुए प्रयास करना पड़ेगा। हम प्रयास करेंगे तभी बात बनेगी, क्योंकि रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, ये बुजुर्गों की पुरानी कहावत है। तो आप सबने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। हरित प्रणाम।